operators. Logical operators are also known as Boolean operators. Boolean, B-O-O-L-E-A-N. Boolean operator. लॉजिकल ऑपरेटर को हम बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं. नीचे लिखो. लॉजिकल ऑपरेटर्स are three types. Logical operators are three types. पहला and, A and D and, ऐसे स्मॉल में लिखना है आपको. सब कुछ स्मॉल जब तक कैपिटल ना बोला जाए. and. दूसरा R और तीसरा not. and or not. क्लियर है? अब फिर जैसे आपने कॉलम बनाया था, बीच से आपने बनाया था कॉलम, वैसे ही आपको कॉलम बनाना है. 4 कॉलम्स बनाने हैं. नीचे बनाया था आपने ना, वैसे ही कॉलम आपको बनाना है. सेम चीज आपको लिखना है. पहले कॉलम में लिखना है आपको ऑपरेटर्स. पहले कॉलम में लिखना है 4 कॉलम बनाना है. पहले कॉलम में लिखिए ऑपरेटर्स. पहले कॉलम की जो हेडिंग होगी ऑपरेटर्स. दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी एग्जांपल या एक्सप्रेशन. और दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी एग्जांपल्स या एक्सप्रेशन. एग्जांपल्स या एक्सप्रेशन. एग्जांपल या एक्सप्रेशन. और तीसरे कॉलम में क्या आएगा? रिजल्ट. और चौथे कॉलम में डिस्क्रिप्शन. तीसरे कॉलम में रिजल्ट, चौथे कॉलम में डिस्क्रिप्शन. लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमेशा जो आंसर देता है आपको ट्रू एंड फॉल्स. जो भी बूलियन ऑपरेटर और जो बूलियन ऑपरेटर है हमारा, या बूलियन वैल्यू है हमारा, ट्रू या फॉल्स में आती है. पीछे पढ़ा चुका हूं आपको. बूलियन जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ट्रू एंड फॉल्स होती है. तो हमेशा जो लॉजिकल ऑपरेटर जब हम वर्क करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पर, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा. तो पहला जो हम लिखेंगे एंड ऑपरेटर. लिखो पहले वाले में लिखिए आप एंड ऑपरेटर के नीचे लिखिए एंड. एंड के बारे में हम लोग देखेंगे. एंड क्या है? पहले एंड में एक्सप्रेशंस को हम लोग राइट करते हैं. एग्जांपल में आप लिखिए ए बी सी की वैल्यू मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का यूज कर सकता हूं. आपको बताया था मैंने. तो एक साथ मैं वैल्यू असाइन कर दे रहा हूं. यहाँ पे ए कॉमा बी सी. ए की वैल्यू लिख लो 2. ए की वैल्यू लिख लो 8. 8 लिख लो. 8 4 2. ठीक है. और यहाँ पे लिखना है प्रिंट a is greater than b and क्या है? and c. and a is greater than c. ठीक है. रिजल्ट क्या आएगा? आप देखो एक चीज ध्यान देना है, एक चीज समझाना है आपको. इसमें अगर सारा ट्रू रहेगा तभी ट्रू आएगा. अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा? कंपैरिजन चाहे आप जितना कराना है उतना करो. कंपैरिजन आपको एंड ऑपरेटर में, जैसे कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है कि जब सारी वैल्यू ट्रू होगी, तो उसके नीचे का स्टेटमेंट क्या होगा?
चलेगा। ठीक है, तो आपने कंडीशन लगा दिया, जैसे इफ कंडीशन लगा दिया, इफ कंडीशन के अंदर इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c देन प्रिंट दिस वेलकम मैसेज। तो a जब बड़ा होगा b से और a भी a c से बड़ा होगा तभी उसका नीचे का क्या होगा स्टेटमेंट क्या होगा प्रिंट होगा। इसका मतलब जो एंड ऑपरेटर है इसमें ट्रू आंसर कब आता है, जब सारे पार्ट सारे कंडीशंस क्या होते हैं ट्रू होते हैं। क्लियर है, अदरवाइज क्या आएगा, मान लो अगर 8 कंडीशन है और 8 कंडीशन में 7 कंडीशन क्या है ट्रू है और एक कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 जो है 4 से ज्यादा है और 8 जो है हमारा 2 से ज्यादा है। क्लियर है सबको, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। लिख लो आप, रिजल्ट में लिख लो ट्रू। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिखो when both operands are true, both operands are true, then result will be true, then result will be true। otherwise false, otherwise false। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखते हैं, किसी में एक और नीचे एग्जांपल लिखते हैं। सपोज दैट a b c, इसकी वैल्यू करते हैं 8 और इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 12। ठीक, और एक्सप्रेशन सेम लिखते हैं जो एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फर्क है, स्टेटमेंट क्या होगा पूरा लाइन होगा, क्या होगा पूरा लाइन होगा। एक्सप्रेशन क्या है, जो कंपैरिजन हमारा हो रहा है ये एक्सप्रेशन है। क्लियर, अगर बाय द वे कोई पूछता है कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फर्क है, वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी कोई पूछ सकता है ना ये एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फर्क है। एक्सप्रेशन में जो होता है आपका कंडीशंस आती है, जहां पे कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। और स्टेटमेंट्स में क्या होती है, हमारी पूरी लाइन है, सिंपल लाइन को आपने लिखा जैसे ये हमारा क्या है स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है एक्सप्रेशन। क्लियर है, अगर हम सेम स्टेटमेंट राइट करें ये वाला प्रिंट A is greater than B and A is greater than C, तो इस कंडीशन में क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ठीक है 8 तो हमारा 4 से ज्यादा है बट 8 जो है 12 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर के नीचे आपको लिखना है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है आर और मींस क्या होता है या, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि या तो तुम यह कर लो या तो यह करो। क्लियर है, अब आर में कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ना, कोई भी कंडीशन ट्रू तो क्या आएगा ट्रू आएगा, जब तक कि सारे फॉल्स नहीं, जब तक कि सारे फॉल्स नहीं होंगे तब तक जो है हमारी सारी कंडीशंस क्या आएंगी ट्रू आएगा। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, जब सारे फॉल्स हो जाएंगे तब क्या आएगा हमारा फॉल्स आएगा। सुनिए समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं बता देगा। ठीक है, लिखो इसमें आर में लिखो, ए बी सी में लिख लो 8 4 12 है, वैसे ही जैसे साइन किया था मैंने, सीएसवी का यूज करते हैं, कॉमा सेपरेट वैल्यू का यूज करते हैं। ए बी सी में 8 4 12, ए बी सी में है 8 4 12। क्लियर, इसके नीचे लिखो प्रिंट A is greater than B या A is greater than C। प्रिंट A is greater than B या A is greater than
सी। इन सब का बहुत यूज है, बहुत अच्छा से आपको यूज करना है, और जब भी रिक्वायरमेंट, ये आपके सवाल को छोटा कर देगा, ये आपके सवाल को छोटा कर देगा। आर एंड जो आप कई लाइन लिख के करने वाले हो ना, ये कई लाइन में क्या कर देगा, जैसे मान लो कई सारी कंडीशन इफ से करते हो करो ना, तो इफ से कंडीशन करते हो तो कई लाइन में हमको कंडीशंस करना रहता है। अगर कई सारे कंडीशंस चेक करना है तो हम एक लाइन में भी एज पर रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी सारी लाइनों को कवर, लेकिन बहुत ज्यादा आपकी लाइनें क्या कर देगा, ये कम कर देगा और बहुत ज्यादा हमारी मदद करेगा। इसलिए चीजों को अच्छे से समझो। प्रिंट a is greater than b या a is greater than c, तो a हमारा b से बड़ा हो या a c से क्या हो, बड़ा हो। तो a 8 जो है हमारा, 8 जो हमारा 4 से क्या है, बड़ा है, और 8 जो है हमारा क्या 12 से बड़ा है, नहीं बड़ा। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया और ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रू। लिखो आंसर ट्रू। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिखो, when both operands are false, when both operands are false, when both operands are false, false, then result will be false. Then result will be false. Otherwise, true. Otherwise, true. ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लिख लीजिए और एग्जांपल लिखो। ABC की वैल्यू है 4, 8, 12। ABC की वैल्यू है 4, 8, 12। इसी को चेंज कर दिया है 4, 8, 12। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो ए भी फॉल्स है और ए भी फॉल्स है ना। देखो आप, क्या 4 जो है 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स। और क्या 4 जो है 12 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स हो गए, तो आंसर उस टाइम क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स। नॉट, अगला है ऑपरेटर नॉट, NOT, नॉट। अगला ऑपरेटर है नॉट। नॉट क्या करता है, ये इनवर्ट कर देता है, रिजल्ट को क्या कर देता है, इनवर्ट कर देता है। मान लो कि शायद पीछे भी कहीं आया था, ये रिक्वायरमेंट थी तो वहां आ चुका था, तो ये रिजल्ट को क्या कर देता है, इनवर्ट कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, क्लियर है? लिखो NOT, नॉट। और एग्जांपल में लिख लो आप, A और B की वैल्यू है, दो वैल्यू है A और B, 4 and 9, 4 and 9। A और B की वैल्यू है हमारे पास, A B की वैल्यू है 4 and 9। इसमें स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट not A is greater than B, not A is greater than B। ये अब जिस स्वर में देखा जाए तो क्या 4 9 से ज्यादा है, नहीं है, तो फॉल्स है। अब फॉल्स का जो उल्टा क्या होगा, ट्रू। आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। कैसे आएगा, सबको चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है। क्या लिखा आपने, नॉट, ठीक है, नॉट A is greater than B। ठीक, मैंने क्या कहा, पहले जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको आप देखो, हमारे पास क्या है, 4 है और A की वैल्यू क्या है, 4, और 9 की वैल्यू क्या है, और B की वैल्यू क्या है, 9।
क्या ये सही बात लिखा है? फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, बट क्या यहाँ पे क्या लगा है? नॉट लगा है, तो क्या हो जाएगा? इज जस्ट इनवर्ट कर देगा। फॉल्स का इनवर्ट क्या होगा? ट्रू होगा। कॉन्सेप्ट क्या आएगा आपका? ट्रू। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको लिखना है। दो एग्जांपल लिख चुके हैं, कितना लिखे? एक। दूसरा एग्जांपल इसमें लिखना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में राइट कर लो आप, इनवर्ट द रिजल्ट। इनवर्ट द रिजल्ट, इनवर्ट का मतलब उल्टा करना, रिवर्स करना। इनवर्ट, INVERT, इनवर्ट द रिजल्ट। इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, अगला भी वैल्यू यही है, a b की वैल्यू 4 और 9 है। हाँ, वो यूज कर सकते हो, उसको ऊपर वाला यूज कर सकते हो। नीचे बस आप एक्सप्रेशन देख लो, चेंज करना है एक्सप्रेशन। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर नॉट b is greater than a, प्रिंट नॉट b is greater than a, प्रिंट नॉट b is greater than a। लिख लोगे आप लोग ना? क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि b is कह रहा है कि b is greater than a, बिल्कुल सही बात है, 9 4 से ज्यादा है, तो ट्रू है ना? ट्रू का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक, ठीक है, आगे लिखिए। नो वाला पॉइंट, लॉजिकल ऑपरेटर मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। लॉजिकल ऑपरेटर मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। लोअर केस का मतलब नहीं बेटा, स्मॉल में, स्मॉल लेटर। फर्स्ट पॉइंट है, रिपीट कर दे रहा हूं, लॉजिकल ऑपरेटर मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर। क्लियर है सबको? कैपिटल लेटर में आप नहीं राइट करोगे, स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ऑपरेंड्स, सॉरी नॉन जीरो ऑपरेंड्स, नॉन जीरो ऑपरेंड्स, लिखो, शब्दों में लिखो ना बेटा। जब अब इसका मीनिंग होता है ना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज अलग बोल रहा हूँ। नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो ऑपरेंड्स का मतलब क्या होगा? जीरो के अलावा, पहले भी आ चुका है, आ चुका है ना? जीरो के अलावा नॉन जीरो ऑपरेंड्स विल बी ट्रीटेड एज ट्रू। कहां आया था ये चीज? नॉन जीरो ऑपरेंड्स ट्रीटेड एज ट्रू। लिख लिया आपने? बूलियन वैल्यू जब हम पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि नॉन जीरो का वैल्यू मतलब क्या होगा? जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कुछ भी, 0.1 0.2 a b c कुछ भी, जीरो के अलावा कुछ भी क्या होगा? क्लियर? याद रखो, उसको रट्टा मार के रखो, याद करके रखो, क्योंकि पहली बात तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जब सवाल को सॉल्व करोगे तो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो भी नॉन जीरो जो वैल्यू होगी वो कैसे ट्रीट की जाएगी? एज अ ट्रू ट्रीट की जाएगी, यानी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड जीरो ऑपरेंड्स will be treated as false. Treated, T R E A T T E D, treated
false. हाँ as false, treated as false. treat मांगते हो ना, आज treat चाहिए, पार्टी चाहिए, नहीं बोलते तुम लोग, क्या बोलते हो? अच्छा करिए ना. बोलते हो ना, treat वही है. treat मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है. treated, treated as false. देख लिया सभी लोगों ने? Yes. तो जो जीरो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? फॉल्स. वैसे भी तुम लोग जानते हैं जो जीरो वैल्यू वो क्या होती है? फॉल्स होती है. लाइक कंफ्यूजन आपको होगा नॉन जीरो वैल्यूज में, ठीक है. ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, 0.1 आ गया, हो सकता है वहां पे कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए याद. नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग is always false. empty का मतलब खाली बेटा, मैं बता रहा हूँ empty क्या होगा. empty, empty का मतलब क्या होता है? खाली. empty string क्या हो गया? String is confusion. empty string, ठीक है. empty string is always false. empty string is always false, ठीक है. empty string जो होगा always false. empty string का मतलब जैसे मान लो तुमने दे दिया x, इसके अंदर कुछ है नहीं, इनवर्टेड गामा दे दे तो स्ट्रिंग बन गई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा ये? false. स्पेस देंगे तो हाँ स्पेस दो चाहे ना दो, false ही रहेगा. स्पेस दोगे तो भी false रहेगा, नहीं दोगे तो भी false रहेगा. हो सकता है तुम इस इनवर्टेड गामा दे दो स्पेस मत दो, हो सकता है ना ऐसा, तो भी क्या होगा? false ही होगा. इसलिए डॉट वगैरह आपको मार्क वगैरह बना देंगे. नहीं डॉट्स दे दोगे तो वैल्यू हो जाएगी ना, तो नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी. फिर जो डॉट्स दे दोगे या कुछ भी लिख दोगे तो नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. इसलिए ये सब लिखा है नॉन जीरो, जीरो के अलावा. एकदम क्लियर और स्पष्ट. क्लियर है? ठीक है. तो क्या लिखा आपने? हाँ empty, non empty string क्या लिखा? empty string is always false and non empty string is always treated as true. Is always treated as true. non empty का मतलब जो खाली ना हो, जो बिजी हो, बिजी कर देते हैं इसको. जैसे सनराइज, जैसे सनराइज. तो इस सब चीजों का जब होगा, जब कंपैरिजन करोगे तब, जब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे तब, एंड का यूज करोगे, आर का यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे, तब आपको जो वैल्यू मिलेगी, अगर उसमें कुछ है तो ट्रू मिलेगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर इनवर्टेड गामा के अंदर तो क्या होगा? फॉल्स मिलेगा. ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. ये आपको याद करना पड़ेगा अगर सवाल को अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है. आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट के बाद लिखना है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. और देखो ऑपरेटर्स भी तुम लोग याद कर लो कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सा ऑपरेटर, पता चलता है कि इसका उसमें उसका इसमें हो जाता है. ठीक है, गलती से हो जाता है. ठीक है. तो जैसे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर लगभग आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि दोनों में क्या है, लॉजिक वाली बात आती है. रिलेशनल में भी लॉजिक आती है और इसमें भी लॉजिक आता है. तो कभी-कभी दिमाग से गलती होने के चांस, तो उसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस ज्यादा करो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना चीजों को, उतना ज्यादा होगा. और अभी करना है, डेली तैयार होना है. जो भी चीजें है ना, ये नहीं कि एग्जाम आएगा तो हम उस समय ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, नहीं. अभी जितना ज्यादा अभी प्रिपरेशन होगा एग्जाम्स और करियर के लिए, उतना ज्यादा क्या होगा,
बेहतर। जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है वो तो बेकार टाइम पास कर रहा है। जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए सिर्फ कर रहा है कि वो लेवल कर लेंगे, वो टाइम पास कर रहा है। सही बात बोल रहा हूँ किसी को? हाँ। लेकिन आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो तो पक्का फाउंडेशन बनाओ, मेहनत करो, अच्छा करो। ये जो बेस है ना, इस बेस पे जब एक बार किक मारो अपना, एक बार छलांग लगाने की कोशिश करो, तो आप सीधे जो है बढ़िया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। ठीक है ना? और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आपके कोर्स में जबरदस्त और बेहतरीन है। इतना बेहतरीन है आपका कोर्स डिजाइन, पाइथन की कोडिंग है, आगे जो है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप पढ़ने वाले, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही जबरदस्त है। आपके बैकएंड में कोडिंग, आगे जो है आपका फ्रंट पे जो है आपका जो ग्राफिक्स है वो सारी चीजें CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे आप। सारी कोडिंग एक साथ हो सकती है? बिल्कुल होगी एक साथ, क्यों नहीं होगी? जब रिक्वायरमेंट रहेगा तो होएगी। उसका तरीका है, अभी तुम पढ़ लो, उसका तरीका इसलिए तो पढ़ रहे हो, इसीलिए पढ़ रहे हो ना तुम। कोई भी चीज तुम बेकार नहीं पढ़ रहे, बस एक ही उसका यूटिलाइजेशन, पहले तो चीजों को सीख लो जो रिक्वायरमेंट है, फिर आगे उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा सारी चीजों को एक जगह, वो चीज आपके लिए बाकी है। जो आपके सिलेबस में है फाउंडेशन तैयार करना, फिर फाउंडेशन के बाद क्या करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको 6 महीने या 1 साल, जैसा जिसका मेहनत करने का मतलब तरीका हो, जितना मेहनत कर सकता हो उतना ले सकता है। मतलब कहने का मतलब 1.5 से 2 साल में आप पूरी तरीके से अपने करियर के प्लेटफॉर्म के लिए आप तैयार हो सकते हो, जॉब के लिए रेडी हो सकते हो, अच्छे खासे रेडी हो सकते हो। और मतलब अगर तो आप BA करने जाओगे तो भी 3 साल लग जाता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपको जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि टेक्निकल फील्ड है नहीं वो। तो फिर BA के बाद फिर BTC करोगे, BTC करने के बाद भी फिर क्या करोगे, टेट करोगे, करोगे, फिर क्वालिफाई होगे तो वैकेंसी सरकार निकालेगी, तो 14-15 साल लग जाएंगे। तब तक तो आदमी जो है, मतलब ये नहीं कहा मैं उसको जॉब नहीं लगेगी, बट काफी ज्यादा सभी लोगों को तो नहीं लगने वाली, ये तो श्योर है कि सबको नहीं लगने वाली है। कुछ ही लोगों को सरकारी जॉब लगती है, इससे अच्छा कि कुछ बेहतर विकल्प अपना तैयार रखोगे। सरकारी जॉब लगती है तो भाई लगवाने में भैया कितनी सैलरी कितना मिलती है? हां सैलरी कितनी होती है किसमें? इस नौकरी में है जॉब में है सरकारी जॉब मतलब इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है कि मुझसे पूछो कितनी सैलरी मिलती है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसकी कितनी सैलरी मिलती है। कोई 50,000 भी पा रहा है, कोई 1 लाख भी पा रहा है, कोई ऐसा भी है 5 लाख 10 लाख रुपया भी पा रहा है। हमारे लिए क्या नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आप काम कर पाते हैं। और ये सब चीजें देखो ऐसे मत सोचना, हर चीज का स्टार्ट होता है, जब शुरुआत होती है सबकी सैलरी कम ही होती है। किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 35 हो सकती है, मतलब। लेकिन वो मेन चीज क्या है कि आपका 2-3 साल और काम करना। जैसे साल 2 साल और काम करते हो ना इस फील्ड में, वैसे ही आपकी सैलरी सीधे दुगना हो जाती है। एक्सपीरियंस जो मैंने रखा है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका दाम बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका दाम बढ़ेगा। इस फील्ड में 5 साल 10 साल अनुभव होने के बाद आप अगर अच्छा काम करते हो, टाइम पास वालों को लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो गया कुछ काम ही नहीं कर रहा है, खाली कहीं चला गया हल्का फुल्का काम कर कहीं मतलब टाइम पास कर रहा है, बस उसको उतना ही काम नहीं, अपने आप को जो है एक्सप्लोर करो। अगर नहीं भी काम है, कहीं चले गए, कम काम है, तो उसकी आगे की सोचो हमेशा, अपना टाइम पास मत करो। क्योंकि जो तुम्हारी फील्ड है वो अलग प्लेटफॉर्म देती है, आगे बढ़ने के बहुत सारे आपके पास जो है रास्ते हैं। लेकिन वही है कि मेहनत और दिमाग दोनों। पैसा कमाना तो बिना लगाए होता नहीं है। कोई भी पैसा कमाता है, ज्यादा कमा रहा है, पैसा उसको दिमाग लगाना पड़ता है ना। बिजनेस भी करेगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए जो है आप पैसा नहीं। तो वहां अगर अच्छे से तुम कर लेते हो, स्टडी कर लेते हो इसको, तो आप चाहे कहीं जॉब करो, चाहे अपना बिजनेस करो। भाई बिजनेस करने के लिए देखो सब कोई बिजनेस नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ी चीज है बिजनेस करने के लिए पैसा।
Yes. लाखों रुपया चाहिए आपको पैसा बिजनेस करने के लिए, जो सबके पास नहीं है। हम लोग मध्यम परिवार के हैं तो सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते। किस्मत किसी की है जो बहुत जुनूनी है, बहुत मेहनती है, जो बिजनेस करने में उतर गया और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा बिना पैसे के, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं। ये कर हाँ। तो विदाउट आप पहले आप जॉब करो, जॉब करने के बाद पैसा अर्न कर लो, yes. अर्न कर लो तब ले कि हाँ एक तो अनुभव हो जाएगा, उस फील्ड में अनुभव हो जाएगा आपको काम करने का। और जब आपको फील्ड में काम करने का अनुभव होता है तो काम करना आपके लिए क्या होता है, इजी होता है, आसान होता है। तब आपके पास पैसा है, सोच सकते हो जॉब अपनी कंपनी के लिए। या ये भी हो सकता है कि आप 4-5 लोग मिल गए, 4-5 अच्छे लोग मिल गए जिनको सारा काम आता है। कंपनी को बनाने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए जिनको काम आता। ठीक है, पार्टनरशिप में कर सकते हो। पार्टनरशिप में बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क होता है शुरू करना, विश्वास, भरोसा, फिर टूटने का डर भी होता है उसमें। टूटे ऐसा नहीं टूट जाता है, मतलब अगर सब लोग ईमानदार हैं, जो मुश्किल है जैसे ही पैसा आता है वैसे ही दिक्कतें होने पड़ती है। कि आगे बढ़ने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बेटा टूट भी जाएगा तो क्या हुआ, ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए। टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी कम से कम वहां तक तो आगे जाओगे तुम ना। अगर बड़ा करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। पैसा नहीं तो क्या करोगे, माँ बाप के पास इतना अगर पैसा होता तो ठीक। जो बिजनेसमैन है उनके पास तो बहुत पैसा है और दिमाग में लाखों रुपए लगाते हैं, जो है उनके सम्मानी को क्या जरूरत है। हाथी क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनके सम्मानी के बेटे, क्या नाम है, अनंत अंबानी। तो उनको क्या जरूरत है कोई बिजनेस करने की, वो तो क्या बोलते हैं हाथी पाल सकते हैं और सारे जा सकते हैं। पैसा है इतना उनके पास, ठीक है। या आप बिजनेस भी करेंगे तो बहुत पैसा है, ऑलरेडी बिजनेस जो है मतलब माँ बाप ने डेवलप कर रखा है। लेकिन चैलेंज जो है, जो मध्यम परिवार का है उसके लिए नौकरी में भी चैलेंज है और बिजनेस में बहुत ज्यादा चैलेंज है, ठीक है। तो आप पहले नौकरी के लिए तैयार करो अपने आप को, ठीक है। और जो फील्ड जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो, बेहतरीन तरीके से तैयार करो। हर चीज जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एवरीथिंग इम्पोर्टेंट है आगे के करियर के लिए। अब कितना तुम लोग इसको सीरियसली कर पाते हो, वो चीज जो है आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भाई टीचर तो गाइडलाइन दे सकता है, गुरु तो आपको रास्ता दिखा सकता है, बाकी मानना और नहीं मानना आप ही मानना। एकलव्य था तो उससे क्या बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, वो सिर्फ देख के उनको सीख के, उनको मान के अपना गुरु सीख के, ठीक है। बाकी गुरु द्रोणाचार्य सबको सिखाते रहे, बहुत गुरु जो था सबको सिखाते रहे, पांडवों को सिखाते रहे, कौरवों को सिखाते रहे, एकलव्य सबसे बेहतरीन भाई। तो सीखने वाला चाहिए, ठीक है। जो सीखने वाला होगा उसके लिए जो है मायने नहीं रखता, मेहनत सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। अलग होना है तो मेहनत करना पड़ेगा जबरदस्त। एंजॉय भी करना है, जब आप एंजॉय करते हो तब एंजॉय किया करो। जब पढ़ा करो तो सिर्फ पढ़ाई किया, जब गेम खेलते हो तो 100% दो, जब स्टडी करते हो तो भी अपना 100% अपना, तभी मजा है जीने का, ठीक है। और जितना तुम्हारे पास नॉलेज आएगा उतना अंदर का जो डर है ना खत्म, फिनिश होगा। जितना नॉलेज कम रहेगा आपको उतना ही डर आपको लोगों से लगता रहेगा। जितना आपके पास ज्ञान आएगा उतना सामने वाले से आपको कभी डर, क्योंकि है आपके अंदर, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो। अपनी फील्ड्स के लोगों की बात करें, सभी फील्ड्स का नॉलेज चाहिए भी नहीं, मास्टर एक ही फील्ड में होना, तभी हम लोग पैसा कमा पाएंगे और कर पाएंगे। तो सभी लोग इस चीज पे ध्यान दो और छोटी छोटी चीजों को कभी भी छोटा मत समझो। जो छोटी चीजें हैं उसको बड़ा समझ के काम करो। यही छोटी छोटी चीजें हैं धीरे धीरे आपके लिए बड़ी बन जाएंगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन करना सीखो चीजों को अच्छे, जो भी आपको गाइडलाइन यहाँ की जो भी चीजें बताई जा रही है ना उसको बेहतरीन करके तो आगे आप महसूस करोगे कि क्या जो है मजा आ रहा है काम करने में, जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, आज क्या मतलब बेहतरीन काम। अब कभी भी किसी के यहाँ काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो जब तक करते हो,
अपना 200%, जब तक करते हो तब तक, कहीं पे भी करो अपना 200%। ये मान के मत चलो कि ये जो है फलाने का काम, तुम मान के चलो कि मेरा ही काम, वो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि दूसरे का काम कर रहे हैं तो इसे कर, नहीं, जबरदस्त करो, अपना परफॉर्मेंस जबरदस्त करो। क्योंकि आप देखो जो भी चीजें हैं आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी जो ग्रोथ है, करियर की जो हाइट है ना, आपकी परफॉर्मेंस पे आपके डिपेंड करती है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करो, हमेशा ये चीज अगर एटीट्यूड रहेगा आपका तो आपको जल्दी आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, एक होता है काम करके वहीं खड़े रहना, सड़े रहना, एक ही जगह पर सड़ते रहना, 20,000 40,000 50,000 सैलरी क्यों नहीं मिल रही ना, मुझे 40,000 क्या दूसरी जगह जाना, यहीं पे रुके रहो, नहीं। आपको मतलब या तो वहां पे ग्रोथ, या तो वहां पे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रोथ वहां पर रुक रही है और आप अच्छा परफॉर्मेंस करो, दोनों चीजें आपको करना है कि मेरी ग्रोथ हुई। कि ग्रोथ का मतलब कि आपका ज्ञान का जो ग्रोथ है, एक्सपीरियंस है, वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, और बढ़ा है और कंपनी के लिए आप बढ़िया यूटिलाइजेशन हो, बढ़िया आप काम करके दे रहे हो, तो आपकी सैलरी क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। नहीं अगर बढ़ पा रही है आपकी सैलरी तो स्विच करो वहां से, क्योंकि भाई तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान का कंपनी उपयोग कर रही है, पैसा कमा रही है तुम्हारे ज्ञान से, तो तुमको भी क्या होना चाहिए, आपने मुझे नहीं है तो स्विच करो। जैसे ही स्विच करोगे आपके 15-20,000 तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। कहीं 40,000 सैलरी है, जाओगे तो वहां पे 50-60,000 आराम से। तो 5 साल के अनुभव के अंदर जिस फील्ड में तुम जाओगे, उस फील्ड में आपको 5 साल के बाद 70 से 80,000 रुपए आपकी सैलरी हो जानी चाहिए, और 10 साल के बाद तो फिर पूछो मत कितना हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, और क्या 2 लाख के 3 लाख के 2.5 लाख, लेकिन मेहनत बहुत होगी। इतना क्या, जितनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी, जितना ज्यादा जिम्मेदारी आएगी आपको, जैसे मान लो कि आप 5-6 साल बाद तो एक लीड रोल में आ सकते हो, तो आपके अंदर जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जो जूनियर्स होगा उसको परेशानियों की बात नहीं पता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस यही तो काम आता है, यही तो एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आप परेशानियों को टैकल करना जान जाते हैं। इसीलिए तो आप सीनियर हो, इसी का तो पैसा आप लो। आपके अंडर में जो है 20 लोग 40 लोग काम करेंगे, 50 लोग भी कर सकते हैं, 100 लोग भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो तो आप 5-6 साल बाद लीडर, एज अ लीडर हो गए, और लीडर की सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि वो पूरे सबको, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, 50 लोग काम कर रहे हैं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा आप, क्योंकि वो हाथ खड़े कर दे सर, तब आप भले कुछ वैसे काम हो, बस आपको देखते रहना है कि सही हो रहा है कि नहीं काम, हाँ ठीक है, ठीक। लेकिन जब प्रॉब्लम फंसेगी, जब समस्या आएगी, तो आप ही क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसीलिए जो है आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि आप जो है जो काम स्टार्ट कर रहे हो, स्कोप इसी को बोलते हैं कि किसी चीज का स्कोप कितना, आगे बढ़ने का स्कोप कितना। अब ड्राइवर तो जिंदगी भर ड्राइविंग करेगा ना, तो अगर आज 10,000 है तो 10 साल बाद भी उसकी 20,000 सैलरी, उससे ज्यादा ड्राइवर की सैलरी नहीं। तो स्कोप का मतलब कि किसी फील्ड में कितना ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप है, और आपके अंदर कितना कैपेसिटी है आगे बढ़ने की। दोनों चीजें डिपेंड करती है, आपकी कैपेसिटी पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करेगी, आपका पैसा अर्निंग जो है कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। आप में सब लोग डिफरेंट है, मानते हो ना, सब लोग डिफरेंट है, और सबकी मेहनत करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट है, मैं जानता हूँ। कोई ज्यादा मेहनत कर सकता है, थकता नहीं है, पढ़ते वक्त थकता नहीं है, कोई है कि 1 घंटा पढ़ेगा 2 घंटा पढ़ेगा, तब तक सर में क्या आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, उसके सर में चक्कर आ जाएगा, फिर जो है वो सीधे बंद करेगा, जाके क्या करेगा, सो जाएगा। तो कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी कम है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और अपना पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे। पहला पॉइंट्स आपको लिखना है, पहला पॉइंट, इफ x is true, if x is true, if x is true then answer will be y। ये रूल्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जांपल अभी बता रहा हूं, if x is true then answer will be y।
शेल में लिखना है आपको 5 and 4, 5 and 4 शेल में। आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। 5 and 4। तो x क्या है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है, x और y, इसलिए नाम लिया कि आपको पता रहे कि पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, y होगी। तो अब इन जब बीच में हमारा एंड ऑपरेटर लगा हुआ, ठीक है, एंड ऑपरेटर, हमें एंड ऑपरेटर के बारे में रूल्स पढ़े हैं, नीचे लिख लेना है एंड ऑपरेटर्स। ऊपर एंड ऑपरेटर्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंड ऑपरेटर्स, तो लिख लिखे उसी में ऊपर देखो, से क्लियर रहेगा आपको, क्योंकि सबका रूल अलग अलग है, सबके लिए रूल्स क्या है, आर में जाओगे तो उसका रूल्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एंड का क्या है रूल्स अलग। तो इसमें जो है कह रहा है कि अगर x और y दिया हो तो आंसर आपका क्या होगा, y होगा। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो आंसर क्या होगा आपका 4। ये रूल्स है, आप पाइथन में करोगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। 4 लिख लो। समझ में आ रहा सबको? If x is true, then answer will be y. ठीक है? For example, 5 and 4. आप देखो दोनों जो है नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है? दोनों नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 4। क्लियर है? नेक्स्ट आगे, इफ x is false, अगर जैसे हमने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे 0 दे दिया, 0 का मतलब क्या है फॉल्स, तो आंसर क्या होगा आपका 0 आएगा, तो वैल्यू आएगी, यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा। इस तरह की चीजों में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है, वो खाली 0 और 4 दिया हुआ है, जिससे कोई किसी तरह का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन होगा तो रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो 0 and 4 में क्या होगी हमारी वैल्यू x होगी, तो आंसर क्या होगा 0। क्लियर है? आगे नेक्स्ट पॉइंट, next point, if x is non-boolean, and y is 0, if x is non-boolean, इसलिए पढ़ाया था boolean और non-boolean, क्या आपको समझ में आया? If x is non-boolean and y is 0, then answer will be y. Then answer will be y. Then answer will be y. ठीक है? For example, capital A and G. Capital A and G. क्या आंसर आएगा 0, क्या आएगा 0, रिजल्ट आपका 0 आएगा। एक और एग्जांपल इसमें लिख दो, इसी में 5 and 0, 5 and 0 नॉन बूलियन का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, चाहे a हो चाहे 5 हो, कुछ भी हो, आंसर आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? पिछला वाला समझ में आया? पिछला वाला हाँ, कह रहा है कि अगर a वाली वैल्यू नॉन बूलियन का मतलब 0 के अलावा, अब 0 के अलावा क्या चीज होती है, कुछ भी होता है, बताया था ना, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 पॉइंट हो सकता है, 1.0 हो सकता है, क्लियर है? 1 कुछ
कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, बोल रहा हूँ जीरो के अलावा कुछ भी। वन भी होता है। हाँ, बूलियन वन भी होता है। नॉन बूलियन क्या होगा? नॉन बूलियन तुम्हारा जो है, जो जीरो या वन के, जीरो जो है, जीरो के अलावा वन भी हमारा क्या होगा? नाम वन भी हमारा जो है, जीरो और वन दोनों क्या है? बूलियन वैल्यू है। वन और जीरो के अलावा, क्लियर है? वन एंड जीरो के अलावा अगर हो, अभी बताऊंगा आगे जब हमारा बूलियन वैल्यू होगा तभी आगे रूल बताऊंगा। वन एंड जीरो होगा तो वन आंसर आएगा वैसे, ठीक है? आगे बताऊंगा मैं, ठीक है? अभी जो बूलियंस पे आऊंगा मैं बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन बूलियन वैल्यू। नॉन बूलियन मतलब क्या? वन एंड जीरो के अलावा, ठीक है? क्लियर है? नॉन बूलियन का मतलब क्या? बूलियन के अलावा, यानी जीरो और वन के अलावा। तो जीरो और वन के अलावा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपका 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है? 1.0 हो गया, ठीक है? 3 पॉइंट हो गया, 3.0 हो गया, कुछ भी हो सकता है। वो क्या होगा? नॉन जीरो वैल्यू होगा हमारा। फिर ना यहाँ पे नॉन बूलियन वैल्यू होगा, तो इनमें जो होगा हमारा आंसर क्या होगा? y होगा। अगर जीरो है, जीरो y की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो आंसर क्या होगा हमारा? जीरो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, कंफ्यूजन है अभी राजन जी? हाँ, कंफ्यूजन हो गया? नाम पूरे क्या? हाँ सर, लेकिन जीरो वन के अलावा, जीरो वन के अलावा जो 5 एंड जीरो है, जीरो, हाँ, जीरो कह रहा है यहाँ पे x और y में जो जीरो आ रहा है, अगर जीरो y की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है? y की वैल्यू जीरो तो इसको x को बोल रहा है। जो x है हमारा वो क्या है? नॉन बूलियन, ठीक? x क्या है? 5 है, 5 तो 1 और 0 के अलावा है ना, नॉन बूलियन। तो आंसर हमारा क्या होगा? y होगा, यानी कि जीरो। क्लियर है? क्लियर है? और ये और सारे पॉइंट्स आएंगे, कंफ्यूजन होंगे आगे, ठीक है? तो आपको इसको जो है जब कर करके देखोगे ना तो थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। सारी वैल्यूज जब रख के देखोगे तो चीजें जो है साफ हो जाएंगी, ठीक है? जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे पूरी तरीके से आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है तीसरा, चौथा पॉइंट आपको देखना है। If x is non-Boolean, and y have non-zero value, non-zero यानी जीरो के अलावा, then output will be y. जैसे जिसको समझ में आएगा बता देगा। जो बोला हूँ, जो लिखवाया हूँ, वैसा कुछ मिल रहा है आपको? हाँ? यह क्या है? यह नॉन बूलियन और ये क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है? जीरो के अलावा। तो जीरो के अलावा वन हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? वन। आंसर लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, if x is boolean, and y is non-boolean, then answer will be y. Then answer will be y. Then answer will be y. ठीक है? Example, zero and 5.
क्या आंसर होगा यहाँ पे? 5 होगा। वाई समझ में आ रहा है आपको ना? अभी क्या बोला हूं मैं? इफ x इज बूलियन, तो यहाँ पे 0 हो सकता है या 1 भी हो सकता है। क्लियर है? 0 और 1 x में हो और y में कोई नॉन बूलियन वैल्यू, यानी 0 या 1 के अलावा, तो आंसर क्या होगा हमारा? y होगा। इस देखो सारी चीजें तुमको जो याद है कम हो पाएगी, तो प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा आपको। ये रूल्स को याद करना है, क्योंकि याद करना बहुत ही कठिन काम है। रट्टा मारोगे फिर क्या हो जाएगा? तो आपको वैल्यूज रख रख के क्या करना है? देखना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि एक जैसी चीजें हैं। अभी तो तुम इसका पढ़ रहे हो, आगे और भी रूल्स पढ़ोगे, ठीक है? Next point. Heading लिखो। Important points about R operator. Important points about R operators. अभी तक एंड वाले के लिए नियम पढ़े हो, आर वाले के लिए नियम पढ़ना है। आर ऑपरेटर वाला पॉइंट, ऐसे लिखवा दे रहा हूं। इफ आर के अंदर पढ़ना है, आर के यूज करना है, जैसे एंड वाले को ऐसे यहां पे लिखो। इफ x and y are non-boolean, then answer will be x। उल्टा हो गया उसका। non-boolean, if x and y are non-boolean, if x and y are non-boolean, non-boolean मतलब सब समझ रहे हो? yes sir, then answer will be x। answer will be x। तो x में यहाँ पे क्या है? 4 and 5 दोनों नॉन बूलियन है, yes sir, 4 भी नॉन बूलियन है और 5 भी नॉन बूलियन है। तो आंसर क्या होगा हमारा? x होगा यहाँ पे। और एंड वाले में क्या था? एंड वाले में y आ रहा था, r वाले में उसका जस्ट उल्टा आ रहा है। और आंसर अरे सॉरी, थैंक यू। आर लिखना है, सब लोग आर कर लो यहाँ पे, क्योंकि हम आर के बारे में पढ़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ x is 0, if x is 0 and y is non-boolean, then answer will be y। then answer will be y। For example, सेल में लिखना, सेल में लिखो 0 या 5, 0 या 5। आप चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, अगर इसको लिखना चाहते हो तो तुम अगर स्क्रिप्ट में लिखोगे कैसे लिखोगे? प्रिंट 0 और 5, ऐसे स्क्रिप्ट में राइट कर सकते हो आप, ठीक है? शेल में थोड़ा सा प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे हम लिख लो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आगे लिखो। इफ द वैल्यू ऑफ x is 1, वैल्यू ऑफ x is 1, ठीक है, मतलब बूलियन वैल्यू, ब्रैकेट में बूलियन लिख सकते हो। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बूलियन लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज। एंड वैल्यू ऑफ y is non-boolean, then answer will be x। value of and value of y is non-boolean,
then answer will be x. वन या फोर, क्या आंसर आ जाएगा? वन। आंसर क्या आएगा? वन आएगा। नेक्स्ट, आगे लिखो। द वैल्यू ऑफ x इज 0, द वैल्यू ऑफ x इज 0 and the value of y is false, and value of y is false, then answer will be y. Then answer will be y. Then answer will be y. 0 या false, दोनों ही बूलियन वैल्यू है ना। इस कंडीशन में आंसर ही वाला, ठीक है। हाँ, फॉल्स, वाई, आंसर विल बी वाई, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल आएगा, स्ट्रिंग हो गया बेटा, ये बूलियन वैल्यू है। ट्रू फॉल्स क्या है पढ़ा चुका हूं, इसलिए स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या कभी इनवर्टेड कॉमा सिंगल कोट के बगैर आ जाएगा क्या? अगर तुम ऐसा अगर ये सही नहीं होगा फॉल्स को आप राइट कर सकते हो, सही नहीं होगा तो फिर ये एरर आता। फॉल्स हमारा क्या है आपको पहले बता चुका हूं, कीवर्ड है, आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉल्स को, ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू को। तो ये स्ट्रिंग कैसे हो गया? इस सब हो गया, तुमने बोला कि अरे बेटा शब्द बोला है मैंने, अब शब्द यही तो चीज है, आपको समझना है। अब मैंने बूलियन भी बताया है आपको, बताओ। मुझे पता है ना सर, ठीक है। हां मुझे पता है, मुझे पता है ना, पता है। और आपको कीवर्ड्स भी बताया है मैंने, ठीक है। जीरो फॉल्स, हां तो ये स्ट्रिंग नहीं है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। हम जीरो वाले के फॉल्स क्यों लिख रहे हैं? हां भाई देखो, अब ये दोनों से नहीं कि आई आंसर नहीं आ रहा है कि ये मत पूछो क्यों लिख रहे हैं, पाइथन का नियम लिखवा रहा हूं, ठीक है। पाइथन का नियम लिखवा रहा है, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है झूठा। जहां पे ऐसी चीजें होगी जहां फॉल्स होगी, वहां तुम क्या चाहते हो? ट्रू है या क्या लिख के है? आप क्या चाहते हो? समझ लिख के है, क्या चाहते हो आप बताओ? क्या आप अपने हिसाब से पाइथन को चलाना चाहते हो? नहीं, या पाइथन के हिसाब से आप नहीं करना चाहते हो? तो पाइथन के जो नियम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। इससे पहले पाइथन के नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद जब प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे तो जब तक नियम कायदा नहीं पता रहेगा तो कैसे प्रोग्रामिंग करना है? तो नियम पहले पढ़ना जरूरी है। अगर आपको पता ना हो कि हाँ बाएं से चलना है कि दाएं से चलना है, और गाड़ी लेके एकदम जो है दंदनाते हुए जो है आप दाएं से निकल जाओ तो लौट नहीं जाएगी, वो भी इंडिया में। यहाँ पे लेन तो होता नहीं है। इंडिया खबर मुझे ज्यादा लंबे चीज है। तो हम क्या कह रहे हैं कि रूल्स होना बहुत जरूरी है। नियम को आप कोई भी चीज, हम तो पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका नियम नहीं जानेंगे तो कोडिंग कैसे करें? तो नियम है, रूल्स है, इसको समझो तो लोग। नेक्स्ट इसको फिनिश करते हैं, टाइम से प्रैक्टिस भी करना तो ठीक है, खत्म करो। तो कौन सा पॉइंट था? वन या फॉल्स वाला था ना? ठीक है सर। आगे the value of x is non-boolean and value of y is false then answer will be And value of y
the value of x is non-boolean and value of y is false, then answer will be y. Then answer will be y. नहीं क्या बोल दिया? Then answer will be x. Sorry. Answer will be x. तो आंसर क्या होगा इसमें? A होगा. आंसर क्या होगा? A. ये बोला था. एग्जांपल लिखो. एग्जांपल A are false. Answer A. अब इसमें R में बच गया है. छोड़ दो दोनों को. हाँ? चलो 48 भाई पांच पॉइंट इसमें और. चलो ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं. 5 पॉइंट्स और हैं. कर देंगे. अभी जो भी मैंने कराया है ना आपको, ये सारा प्रैक्टिस करना है आपको ना.